कर्क राशि बहुत ही विशेष राशि है, खास करके जब भारतवर्ष की बात हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी जो राशि थी वो भी कर्क की थी। और भगवान श्री राम ने पुनर्वसु में, लक्ष्मण ने अश्लेषा में जन्म लिया था, भरत ने पुष्या में। ऐसा कहते हैं, कहा जाता है कि माता सीता की जो राशि थी ना वो भी पुष्या हो सकती है। कहीं पर कुंभ कहा गया है, तो उस पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि माता सीता का चार्ट भी मिलता नहीं है, मैंने ढूंढा मिला नहीं ऐसा कुछ कि जो एक सा हो हर जगह। तो इसके बाद इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत भारत के जो नेता रहे हैं जिन्होंने भारत पे राज्य किया है, भारत में, उनकी राशि कर्क रही है। तो कर्क राशि एक शुभ राशियों में से, ऑस्पिशियस राशियों में से एक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये जो लोग होते हैं, और इनकी लाइफ में ना ये बहुत रहता है कि भाई पीछे खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं इनको, या फिर जिनको ये अपना बंधु मानते हैं, दोस्त मानते हैं, वो वास्तव में उनके दोस्त नहीं होते हैं। चाहे वो किसी की भी लाइफ देखो, ऐसा मिलेगा जिनकी भी है, बहुत ऐसा रहता है। तो एक नज़रिया है कर्क को देखने का कि एक तरफ बहुत सौभाग्यशाली भी हैं, दूसरी तरफ ये भी इनके लिए रहता है, और इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनके बंधु, इनके दोस्त, इनके फैमिली, पर फिर भी इनकी मदर, इनका घर, ये चीज़ें इनकी लाइफ में देखने को मिलती है। अगर आप कर्क वाले हैं तो आपने भी इन चीज़ों को लाइफ में महसूस किया होगा। आप चाहें तो कर्क राशि के बारे में एक वीडियो भी है, उसको भी देख सकते हैं। खैर, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे कर्क राशि के बारे में के रिजल्ट के बारे में। मार्च के लिए जो पहली जलीय राशि है हमारी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है महीना। काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके पढ़ाई लिखाई की, आपके काम धंधे की, आपके रिलेशंस की, शादी विवाह की, बिजनेस की, आपकी हेल्थ की, सबकी हम बातें करने वाले हैं। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। ये जो ग्रह की स्थिति है ये शुरुआत में है मार्च के, और जैसे कि केतु आप देख सकते हो चौथे भाव में है, तुला राशि में। इसके बाद पंचम, छठा और सातवां भाव खाली है। अष्टम भाव में सूर्य, शनि और बुध दिखाई देते हैं। शनि यहाँ अपनी ही राशि कुंभ में है, तो ढैया आपकी चल रही है, और सूर्य के साथ आ रहे हैं 12 तारीख तक, जो एक शुभ परिवर्तन है, क्योंकि सूर्य की वजह से शनि का थोड़ा प्रभाव कम होगा। इसके साथ साथ बुध भी यहाँ पर है, पर ये जो ग्रह है ना, सूर्य और बुध, पूरे महीने यहाँ रहने वाले नहीं है। सूर्य 15 तारीख को मीन में जाएंगे तो मीन संक्रांति होगी, और बुध जो है 16 तारीख को मीन में जाके नीच के हो जाएंगे, पर उनका नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि गुरु पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये परिवर्तन होगा। जो शुक्र और गुरु भाग्य के भाव में, कुंडली के कह सकते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करें तो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह जो हैं वो भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, पर ये भी पूरे महीने नहीं रहने वाला। शुक्र जो है 12 तारीख को दशम में जाकर राहु के साथ मिलकर राहु शुक्र का योग बनाएंगे, इस पे बातें करेंगे। और मंगल जो एकादश भाव में शुभ है, अच्छा गोचर है, वो 16 तारीख को फिर द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में। तो ये उनका परिवर्तन रहेगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत जो बना हुआ है योग, और महीने आधे महीने तो है ही, 12 तारीख तक गुरु और शुक्र भाग्य के भाव में। पिछले महीने भी चल ही रहा था, अब भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता की लाइफ में कोई बड़ा अच्छा परिवर्तन आएगा, पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, या कोई यात्रा होगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विजडम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से। शुक्र का यहाँ आना, एकादश भाव का स्वामी नवम में जा रहा है, तो पिता के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। पिता का मतलब ऑथोरिटी, गवर्नमेंट, आपके पिता, पिता जैसे लोग जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनके थ्रू। और चौथे भाव का स्वामी भ्राता के थ्रू, परिवार के थ्रू भाग्य आपकी लाइफ में आएगा। अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया होगा। बहुत ही बढ़िया है महीना। भाग्य की आवश्यकता किसे नहीं होती, सभी को होती है। जो भी सही चीज़ भी है, अगर वो भी सही समय पर ना हो तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि शुभ समय लेके लोग स्टार्ट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यही होता है।
भाग्य आपके साथ रहे। और भाग्य क्या है, कई बार हम मानते हैं भाग्य को ना क्रिएट कर सकते हैं, भाग्य कोई पहले जन्म का ही है बस, अब ऐसा नहीं है। भाग्य ब्लेसिंग है, भावनाएं हैं, संतों की भावनाएं। तभी बोलते हैं ना, संतों के साथ जो लोग जाते हैं, कहते हैं ना कि भाग्य वहां जाके अच्छा लगता है उनकी ऑरा में, और आपकी लाइफ में भी कुछ प्रकाश आने लगता है, जो इस तरह के ज्ञानी लोग वास्तव में जो हुए हैं। तो भावनाएं हैं आपके माता की, आपके पिता की, आपके गुरुओं की, आपके बंधुओं की, अगर उनकी भावनाएं आपके प्रति कहीं ना कहीं शुभ हैं, अच्छी हैं, तो आपका भाग्य थोड़ा सा ज़्यादा साथ देगा। इसीलिए माता पिता गुरुओं के आशीर्वाद को इतना महत्व दिया गया। जो ब्लेसिंग्स जिसके साथ होती हैं उसके साथ भाग्य होता है। ये बात सही है कि अभी किसी कारणों से, पुराने जन्मों के कारण से कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई उतना साथ नहीं दे रहा हो, पर उसका जो असली जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो यही है कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होंगी तो भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्य के लिए बहुत बढ़िया दिखता है। कब तक? 12 तारीख तक। शुक्र और गुरु भाग्य के भाव में है। यहाँ पे गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु छठे भाव का स्वामी, आपके भाग्य थोड़ा बहुत आपके शत्रुओं से कह सकते हो कि शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय में शत्रु भी आपके काम आ जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। और वैसे भी कर्क राशि वालों के शत्रु तो रहते हैं पर बहुत कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते, ये भी बात है। क्योंकि भाग्य का और शत्रुओं के भाव का स्वामी एक ही है। इसके साथ साथ ये रोग ऋण शत्रु का भी है। तो मतलब ऋण या डेप्ट आप लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है और वो आपके लिए ठीक ही रहेगा। ये भी यहाँ पे योग बना हुआ है। गुरु और शुक्र यहाँ पर आप कहेंगे कि गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं, शुक्र आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो एक राजयोग भी है। चौथे और नवम का स्वामी एक साथ है, तो जमीन से, रियल एस्टेट से, माता से, मदर से, मातृभूमि से, बंधुओं से आपको लाभ भी दिखा रहा है। ये दोनों शुभ ग्रह तृतीय भाव पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई की लाइफ में भी कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बेहतर परिवर्तन आएंगे। ये भी योग बना हुआ है 12 तारीख तक। ये आ गया गुरु शुक्र का योग जो 12 तारीख तक है आपका। एक सूर्य शनि का भी योग है। सूर्य शनि का भी योग है जिसमें कि सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी है और शनि आपके सप्तम और अष्टम के हैं। स्पाउस से दूरी बन सकती है, अपने पार्टनर से कुछ मतभेद रह सकते हैं, या कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, उनसे दूर जाना, फिजिकली इमोशनली कोई दूरी बन सकती है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है आपका, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना है। सूर्य शनि की जो दृष्टि है वो वाणी के भाव पर है। आपकी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, उसको मधुर रखने की आवश्यकता कर। वो कितना, यहाँ पे वैसे भी अग्नि राशि है, सिंह राशि, तो उनकी आपकी जो वाणी ज़्यादा उतनी सॉफ्ट नहीं होती जितना आपका हृदय होता है। और ऐसे में शनि और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है। उस चीज़ का आप ख्याल रखें तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जो ढैया का असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। बुध का यहाँ पर आना जो कि आपके यात्रा के स्वामी हैं, 12th के लॉर्ड हैं, जेल के स्वामी हैं, हॉस्पिटल के स्वामी हैं, फॉरेन लैंड के स्वामी हैं, खर्चे के, इन सब के स्वामी भी हैं। और तृतीय भाव जो भी कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन यात्राओं का, वो अष्टम में आ रहा है। तो अच्छी बात है कि बहुत कारक ग्रह नहीं है और अष्टम में जा रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़िया है। वैसे भी बुध का जो गोचर है अष्टम में अच्छा कहा गया। अपनी बुद्धिमानी से, अपने प्लानिंग से, अपने कह सकते हो कि ज्ञान के थ्रू व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च आदि में उसको हेल्प मिलती है। और यहाँ से तीनों के तीनों ग्रह अगर धन को देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं, धन का स्वामी भी धन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, इनहेरिटेंस आदि से आपको लाभ होने की संभावना भी बनती है। स्टॉक मार्केट के मामले में भी 16 तारीख तक काफी अच्छा दिखा रहा है। स्टॉक मार्केट के मामले में, स्पेकुलेटिव गेन्स के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी 16 तारीख तक का समय काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है। संतान के लिए भी काफी अच्छा है। प्रेम के मामले में भी ठीक है। थोड़ा सा आपको एक्शन लेना होगा, थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, पर बाकी प्रेम के मामले में अच्छा है। हाँ, जिन लोगों की शादी में है, स्पाउस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में, तो वहाँ थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे जिसको मैंने बताया। अगर महीने के सेकंड हाफ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ देखने को आते हैं।
जैसे कि बुध जो है ना, जो अष्टम में थे, वो भाग्य के भाव में चले जाएंगे। शुक्र जो कि भाग्य के भाव में थे, वो कर्म भाव में, दसम भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल जो कि एकादश में थे, वो 12वें भाव में जाएंगे। और सूर्य जो हैं, जो अष्टम में थे, वो नवम में चले जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति हो जाएगी सेकंड हाफ में आपके। सूर्य 15 तारीख को जाएंगे, शुक्र 12 तारीख को जाएंगे, मंगल 16 तारीख को जाएंगे। इस बीच में कुछ परिवर्तन से का समय रहेगा, 12 से 15-16 तक चीज़ें चेंज आएंगी, उनमें थोड़ा चेंज आएगा लाइफ में। जैसे कि वर्क में भी चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि दशमेश जो हैं मंगल आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, पंचमेश 12 में जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में आप कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, एजुकेशन में, काम के मामले में फॉरेन ट्रिप या किसी कहीं पे जाना पड़ सकता है मंगल की वजह से। शिक्षा के मामले में आप कहोगे कि बाहर जाके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बाकी थोड़ा सा मन कम लग सकता है बाद में, तो मन को थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसको फोकस आपको करना पड़ेगा। सफलता मिलती नहीं है, क्रिएट की जाती है। मतलब कभी कभी मिल भी जाती है, पर लंबे समय तक आपको अगर सफल होना है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वही पढ़ाई लिखाई में भी है। अगर आपको वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करना है तो चाहते तो सभी हैं, सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई उनके अंक अच्छे आ जाएं, पर वो चाहत एक अलग होती है, जो अंदर से आती है वो एक अलग बात होती है। और सारी बातें बातों में कहे जाएं ये पॉसिबल तो है नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि हाँ बाद में थोड़ा मन को लगाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना अमन राह बुलाए ब्रह्म में डाले। 2 मिनट न्यूज ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी देख लेते हैं, मन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा होता तो 2 मिनट का, फिर 5 का हो जाता, फिर 10 का होता है, फिर 15 का होता है। हाँ कोई ऐसी चीज देखो सुनो जिससे आपके मन में उत्साह है, आप इंस्पायर हो, तब तो ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बाद में आपके गोल की तरफ ही बढ़ा रहा है, तब तो वो एक अच्छी बात होगी। और मन हमेशा आराम की तरफ भागता है, कंफर्ट की तरफ भागता है, शॉर्टकट की तरफ भागता है, पर सत्य ये भी है कि आराम का रास्ता कभी भी आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता, छोटी मोटी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो ये ध्यान आपको रखना है मंगल की वजह से। मंगल यहाँ थोड़ा स्पाउस जो है ना, पति पत्नी जो है, उनके बीच में भी थोड़ी तकरार करा सकता है, क्योंकि ये जो 12वां भाव है, ये कहीं ना कहीं अगर आप सप्तम भाव से गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 से उससे छठा भाव है, तो सप्तम भाव के जो स्ट्रगल है उनमें आता है ये कहीं ना कहीं। और ये सही या सुख का भी है, आपस में जो फिजिकल प्लेजर होता है उसका भी। तो वहाँ मंगल का आना बहुत बढ़िया नहीं है। और यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है वो अष्टम दृष्टि जो है वो सप्तम पर आ रही है, हालांकि उच्च की दृष्टि है, पर फिर भी थोड़ा सा मतभेद जो है पति पत्नियों के बीच में ये मंगल करा सकते हैं। क्या करें? मंगल जो कि जो अवगुण है उनसे दूर रहें। अवगुण क्या है? गुस्सा, इम्पेशेंस, जल्दबाजी। और मंगल की जो सगुण है, अच्छे गुण है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। एक दिन में एक्सरसाइज करना बहुत आसान है, फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 घंटे, पर सिर्फ 1 घंटा पर पूरे महीने या पूरे साल एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, और रिजल्ट तो उसी को मिलेगा। पढ़ाई में भी यही है, कार्य में भी यही है। एक दिन अपने कार्य में बहुत ध्यान लगाना, सब ये करना, 2-4 दिन बहुत मेहनत कर देना बहुत आसान है, पर हर दिन अपने ऑफिस से आकर या अपने बिजनेस के बाद 2 घंटे सोचना, थोड़ी सी प्लानिंग बनाना, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या मैं आगे के लिए करूं, ये बहुत मुश्किल है, पर सफलता इसी से मिलती है। और मंगल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है सफलता के लिए। तो अच्छे मंगल के गुणों को अपनाएं, आपके लिए सब बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और पढ़ते वक्त देखें कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में हैं, वो गुण उनके अंदर हैं। अगर उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर वो आपके अंदर भी आएंगे। भक्ति तो वही होती है ना जो प्रभु के पास ले जाती है आपको, प्रभु के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे जो परिवर्तन दिखता है, राहु और शुक्र का दसम में। वैसे तो दसम में जिसके राहु है वो अच्छा ही है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, पर शुक्र भी आ गए हैं। फेम का योग है ये, सडन फेम का योग है ये, और बहुत अच्छा है, सडन ऊंचाइयां छेला सकता है आपको, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया राहु शुक्र दसम में। पर और क्या कर सकता है ये आपको? एकादश भाव का स्वामी दसम में आ रहा है,
आपने से बड़ों से लाभ दिला सकता है, फीमेल से लाभ दिला सकता है, आपके बड़े भाई बहन सुपीरियर्स, उनके थ्रू आपके रास्ते खुल सकते हैं कार्य के, रोजगार के, नाम के, फेम के। मतलब आप अगर रोजगार की तलाश वगैरह में हैं तो ये आपको हेल्प करने वाला योग यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि एकादश का स्वामी दशम में है, पर इसके साथ साथ चतुर्थ का स्वामी भी दशम में है। आपकी माता के थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है, घर जमीन के कार्य में आपके लिए बढ़िया, रियल एस्टेट जमीन के कार्य में बढ़िया है। पर नेगेटिव क्या है? शुक्र है ना, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, राहु बाउंड्री तोड़ने का प्रतीक है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हो जो शायद धर्म के अकॉर्डिंग, मर्यादा के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग सही ना हो, पॉसिबिलिटी है इसकी। दूसरा ये भी है, अच्छी पॉसिबिलिटी भी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो वो दूसरे धर्म का है, दूसरे रिलीजन का है, दूसरे एज डिफरेंस है, थॉट्स का डिफरेंस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको भी ये योग दिखा रहा है राहु और शुक्र का। ये एक और योग है, अगर आप मीडिया में हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, आपका कहीं ना कहीं क्रिएटिव कोई काम है, तो उसमें आपको कोई नाम, फेम वगैरह मिल सकती है, उसके लिए ये अच्छा योग बन रहा है। तो ये राहु शुक्र का हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य और गुरु, ये भी फेम का योग है। धर्म के मामले में आप धर्म गुरु हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप किसी को एडवाइस देते हो, आपका काम किसी तरह शिक्षा से, टूरिज्म से, नाइन्थ भाव से जुड़ा हुआ है, इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, तो आपको फेम मिल सकती है, नाम मिल सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बुध का यहाँ आना, 12वें भाव का और तृतीय भाव के स्वामी का नवम में आना, फॉरेन चीजें आपके लिए भाग्यशाली होंगी। आपके छोटे भाई के थ्रू आपकी कोई हेल्प हो सकती है, आपके छोटे भाई बहन, या आपका कम्युनिकेशन, जो आपका प्रताप है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो आपके भाग्य को बनाएगा। वैसे तो हमेशा कर्म ही भाग्य को बनाता है, भाग्य कर्म को बनाने में हेल्प करता है, पर बनाता तो कर्म ही है। इसके साथ साथ 12वें भाव का स्वामी जेल को भी दिखाते हैं ना, 12वां भाव जेल का है, हॉस्पिटल का है, आपका खर्चे का है, तो थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पर अल्टीमेटली बुध का गोचर 12वें भाव में शुभ ही है, और सूर्य का गोचर, माफ कीजिएगा, नवम भाव में शुभ है। सूर्य के गोचर की बात करें तो धन का स्वामी जो है अपने से अष्टम गया है, पर नवम में गया, थोड़े उतार चढ़ाव के बाद धन लाभ को भी दिखाता है यहाँ पे, और अच्छा ही है हर तरह से। थोड़ा पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, ये जरूर है। ये हो गया। गुरु की अगर बात करें, गुरु पहले तो शुक्र के साथ बहुत शुभ योग बना रहे थे, अब खुद की राशि में भाग्येश बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुओं का सहयोग मिलेगा। गुरु की दृष्टि राशि पर रहेगी, प्रथम भाव पर रहेगी, चंद्र पर रहेगी, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं आप दूरदृष्टि रखोगे, आप बुद्धि से काम लोगे, आप काफी हद तक सोचोगे, सिर्फ आज के फायदे के मामले में नहीं, आपका लक्ष्य, आपका जो गोल है आपके नजर में रहेगा। आपके छोटे भाई की लाइफ में भी कहीं ना कहीं अच्छे चेंज गुरु लाएगा। और संतान प्राप्ति के लिए प्रेम, जो लोग प्रेमी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, उनके जीवन में कोई आया है अभी नया नया, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप परफॉर्मर हैं, आप कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे यूट्यूबर हो गया, फिल्म स्टार हो गया। फिल्म स्टार ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर में किया अच्छी एक्टिंग तो अगली पिक्चर अपने आप हिट हो जाएगी, फिर से आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपको फिर से वो जो वीडियो यूट्यूब का बना रहे हो, चाहे वो कॉमेडी बना रहे हो या कुछ भी कॉमेडी, मतलब लोग हंसें, तो हर बार आपको उसको अच्छा बनाना होगा, तभी तक आपको लोग देखेंगे। वैसे तो हर काम में ही है, सूर्य जब तक चमकता है तभी तो हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं ना। सूर्य चमकना ही बंद कर दे तो लोग सूर्य को भी भूल जाएंगे, आप तो क्या चीज़ हो। समझिए इस बात को, और ये प्रकृति का नियम है ना। तो ये है जो गुरु का ज्ञान भी है, कहीं ना कहीं गुरु ज्ञान का प्रतीक है। इनमें से गुरु, जैसे किसी का चल रहा है फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ज्ञान की सेवा करें, ज्ञान को समझें, बुद्धिमानी से काम लें। मंगल का चल रहा है तो अपने एक्शन को थोड़ा सोच समझ के लें, गुस्से आदि का कंट्रोल रखें, धैर्य से काम लें, लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, ग्रहों के अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा लाइफ का रूटीन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। रूटीन बनाना जरूरी है रेमेडी के साथ साथ। शनि जैसे आपके अष्टम में चल रहे हो, ढैया चल रही है, तो माँ काली की पूजा या हनुमान जी की पूजा करें, वृद्ध लोगों का सम्मान करें, अपनी ट्रेडिशन के प्रति रेस्पेक्ट बनाए रखें,
अपने से छोटों की, अपने से गरीब लोग जो हैं, बेचारे अपंग हैं, इनवैलिड हैं, बूढ़े लोग हैं, एक तरह से कोई महिला भी है अगर बहुत जैसे विधवा है और उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हेल्पलेस कहीं ना कहीं, उसकी हेल्प करें दिल से, मन से, ऐसा नहीं रिजल्ट के लिए, फिर तो बात बिगड़ जाएगी। आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसके मन में दया है, करुणा है। इसीलिए तो सनी ढैया लाए हैं कि आप इस बात को समझें, ऐसे बन जाएं। बाकी स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें। हालांकि ढैया का जो असर है वो 12 तारीख तक कम रहेगा, जब तक सूर्य इनके पास है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा, सारे ग्रहों को देख लिया, सारे जो हम ख्याल रख सकते हैं उसके ऊपर भी बात की। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई लाइक कर दीजिए, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट कीजिएगा किस तरह से कोई सुधार किया जा सकता है। अभी कर दीजिएगा, क्योंकि कल में कोई कुछ नहीं कर सकता, कल में किसी ने कुछ नहीं किया। तो आलस मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि त्योहार हमारा पास्ट से जुड़े होते हैं और पास्ट हमारी जड़ की तरह होता है। जैसे मिस्र का अपना एक इतिहास है, यूनान का एक अपना इतिहास है, भारत का एक अपना इतिहास है, और वो त्योहार वहीं से निकल कर आए हैं। तो आप कौन हैं? ये तो ठीक है, आप क्या नाम है, आपका क्या पोस्ट है, पर आप हैं कौन? तो आपकी जो जड़ें हैं उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए त्योहारों को जानना, उनके बारे में पढ़ना, फास्ट आदि करना और उससे मिलने वाले संदेशों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। होली का दहन होगा 6 तारीख को, 7 तारीख की होली है जो फागुन की पूर्णिमा को होती है, 22 तारीख की चैत्र नवरात्रि है जो 31 तारीख तक जाएगी। नवरात्रि बहुत शुभ माना जाता है किसी काम की शुरुआत के लिए भी, और इस समय थोड़ा सा खास ही है क्योंकि सूर्य भी गुरु की राशि में रहने वाले हैं। चेती चंद त्योहार है, फास्ट है, जो आप कह सकते हो जो सिंधी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये त्योहार है। इसके साथ साथ 30 तारीख की रामनवमी है, 2 तारीख की अमालिका एकादशी, 18 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 4 तारीख का शनि प्रदोष व्रत है, जैसे कि आपकी ढैया चल रही है तो आपके लिए कहीं ना कहीं इस दिन का फास्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख का प्रदोष व्रत है, 20 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की संकष्टी है, 21 तारीख की चैत्र अमावस्या है और 15 तारीख की मीना संक्रांति। अमावस्या संक्रांति भी बहुत अच्छे त्यौहार हैं। किस चीज़ के लिए? मंत्र, ध्यान, साफ सफाई, हेल्प करना, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना, घर की साफ सफाई के साथ साथ कोई ऐसा सामान है जो आपको लगता है कि पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा, तो किसी को ज़रूरत है उसको दे देना। वैसे ये सारे काम दूसरे दिन भी अच्छे हैं, किसी की हेल्प करना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य यथाशक्ति जो आप कर सकते हो, किसी की हेल्प करना, गीता का पाठ करना, पर कम से कम इन 2 दिन तो करें। ये इस तरह से उसका आप कह सकते हैं। तो ये हो गया मेरी तरफ से कर्क का मार्च का राशिफल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे विदा लूँगा, अगली मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।